हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी का एक चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो है बीज का परिवर्धन यानी डेवलपमेंट ऑफ सीड। बीज का विकास, सीड कैसे बनता है, सीड कहाँ और किससे बनता है, ये सारी चीजें। इसके अलावा सीड की क्या इंपॉर्टेंस है, बीज क्यों महत्वपूर्ण है, क्या यूज होता है इसका, सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं बीज का परिवर्धन या डेवलपमेंट ऑफ सीड। बीज जो है, सबसे पहले अपन बीज की एक डेफिनेशन की बात करें कि बीज क्या होता है। तो बीज क्या होता है, विकसित बीजांड ही बीज बनाता है या बीज कहलाता है। बीज हम किसे कहते हैं, परिपक्व या मेच्योर जो बीजांड है, जो मेच्योर ओव्यूल है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीड या बीज कहते हैं। बीजांड से ही क्या बनता है, बीज। हम पढ़ रहे थे कि अब बीज क्या है, निषेचन का अंतिम उत्पाद है। बीज जब ओव्यूल मैच्योर हो जाता है तो बीज बन जाता है। और बीज कब बनता है, निषेचन का अंतिम स्टेज पे। निषेचन कंप्लीट होने के बाद में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, बीज बनता है। कैसे बनता है, अपन ने पढ़ा था कि जो ओव्यूल होता है ओवेरी में यानी अंडाशय में क्या पाया जाता है, ओव्यूल बीजांड। और बीजांड में क्या होता है, एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन होता है। और द्विनिषेचन के थ्रू जो एम्ब्रियो सेक है उसमें एक एग सेल यानी कि एक अंड कोशिका और एक मेल गैमेट नर युग्मक क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं यानी कि भ्रूण बनाते हैं। और दूसरा जो मेल गैमेट साथ ही साथ एम्ब्रियो सेक का जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक जो केंद्रक होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, वो मिलकर के क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं यानी कि भ्रूण पोष बनाते हैं। तो ये दोनों चीजें कहाँ बन जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म कहाँ बनते हैं, ओव्यूल में बनते हैं। ओव्यूल में एम्ब्रियो से एक है, भ्रूण कोष है, और भ्रूण कोष में ओव्यूल में क्या बन जाते हैं, एक तो एम्ब्रियो बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है। ये बनने के बाद में एम्ब्रियो किससे बना है, निषेचन हुआ तो युग्मनज बनेगा, फिर वो युग्मनज क्या बनाएगा, मेच्योर होकर के किसमें चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था एम्ब्रियोजेनेसिस में। तो जब ये एम्ब्रियो एंडोस्पर्म बन जाते हैं तो जो ये कहाँ बन रहे हैं, ओव्यूल में, तो ये बन जाते हैं। जो ओव्यूल है वो भी चेंज होकर के क्या बना लेता है, सीड बना लेता है, बीज बना लेता है। यानी डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसके थ्रू क्या बनते हैं, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बनते हैं। और जब एम्ब्रियो पूर्ण मेच्योर हो जाता है, एम्ब्रियो शुरू में जब निषेचन होता है तो युग्मनज बनता है, फिर युग्मनज परिपक्व होकर के क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो जब मेच्योर हो जाता है तो एम्ब्रियो के मेच्योरेशन के साथ ही साथ जो ओव्यूल था, बीजांड था, वो भी क्या हो जाता है, वो भी चेंज हो जाता है किसमें, सीड में, यानी कि किसमें बदल जाता है, वो भी बीज में बदल जाता है। यानी परिपक्व होकर के बीजांड क्या बना लेता है, बीज बना लेता है। अब जब ये बीज बना लेता है ओव्यूल, तो ओव्यूल किसमें था, ओव्यूल था ओवेरी में। यानी कि अभी जो ओव्यूल है वही क्या बन गया, बीज बन गया। तो बीज किसमें, ओवेरी में यानी अंडाशय में। तो ओवेरी है वो भी क्या होती है, वो भी परिपक्व मैच्योर हो जाती है इसके साथ ही साथ। और वो भी किसमें चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है यानी फल में चेंज हो जाती है। तो अंत में क्या बन गया, निषेचन के फलस्वरूप सीड बन चुका। अभी सीड कहाँ बना है, ओवेरी में, यानी कि फ्रूट बन गया ओवेरी। ओवेरी मैच्योर होके क्या बन गई, फ्रूट। फ्रूट में क्या है, सीड, जो किससे बना है, ओव्यूल से। और सीड में क्या है, एम्ब्रियो, जो किससे बना है, फर्टिलाइजेशन से। तो ये सारी जो है हमने एक छोटी सी आउटलाइन के थ्रू देखी कि किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो एंडोस्पर्म बनते हैं ओव्यूल में। और इनके बनने के बाद जो ओव्यूल है वो मेच्योर होकर सीड में चेंज हो जाता है। और सीड है वो खुद जो है किसमें है, ओवेरी में। और ओवेरी भी मैच्योर होकर क्या बना लेती है, फ्रूट बना लेती है। तो हम कह सकते हैं कि बीज जो है, सीड जो है, वो निषेचन का अंतिम उत्पाद है। सीड बनने के बाद में निषेचन की प्रोसेस कंप्लीट, और उसी सीड को हम जब जर्मिनेट करवाते हैं यानी अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो क्या बन जाता है, एक नवोद्भिद न्यू सीडलिंग के रूप में, नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। और यही तो था अपना जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था शुरू में, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। रिप्रोडक्शन या जनन जो अपना टर्म था वो यही तो कहता है कि किसी भी पादप के द्वारा नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं।
और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो सीड बन चुका वो सीड जब अनुकूल परिस्थितियों में वापस जर्मिनेट होगा तो क्या बनेगा, नया पादप बनेगा, जो कैसा होगा, अपने पैतृक पादप के समान, यानी ये सीड जिस पादप से बना है उसके समान होगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर जनन कंप्लीट हो जाएगा सीड कंप्लीट होते ही। तो अब बीज जो है निषेचन का अंतिम उत्पाद है, और बीज क्या है, किससे बना है, ओव्यूल से, यानी ओव्यूल ही विकसित होकर के क्या बनाता है, बीज बनाता है, सीड बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि जब बीजांड, अपन जानते हैं कि बीजांड या बीज से सीड बना है, तो जब बीजांड से सीड बनता है, बीज बनता है, तो हम देखते हैं कि बीजांड में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बीजांड में ऐसे क्या परिवर्तन होते हैं कि वो किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहली बात, तो जो बीजांड के जो अध्यावरण है, इंटेगुमेंट या जो अध्यावरण जो पाए जाते हैं बीजांड पर, दो बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण, वो अध्यावरण किस में बदल जाते हैं, वो बीज के आवरण में बदल जाते हैं, यानी बीजावरण बना लेते हैं, बीज चोल बना लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बीजावरण कह सकते हैं, बीज चोल या सीड कोट कह सकते हैं। तो जो बाह्य अध्यावरण है वो तो क्या बनाएगा, बीज का बाह्य चोल या टेस्टा बना लेगा, और जो अंतः अध्यावरण है वो क्या बना लेगा, बीज का अंतः चोल या टेगमेन बना लेगा। यानी कि बीजांड के जो अध्यावरण है वो किस में चेंज हो गए, बीजावरण में, यानी बीज के आवरणों में बदल गए। यही परिपक्व होकर के क्या कहला रहे हैं हम, बीजावरण। और बीजावरण जो है उनको हम कहते हैं बीज चोल या सीड कोट। अब अध्यावरण दो थे, बाह्य और अंतः, तो दोनों अध्यावरणों के द्वारा, दोनों इंटेगुमेंट के द्वारा क्या बनेंगे, दो सीड कोट बनेंगे। बाहर वाले अध्यावरण के द्वारा बनेगा बाह्य बीज चोल, जिसको हम टेस्टा कहते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, टेस्टा। इसके अलावा जो अंतः अध्यावरण या जो आंतरिक जो इंटेगुमेंट था वो किस में चेंज हो जाएगा, अंतः बीज चोल में, और उसको हम क्या कहते हैं, टेगमेन कहते हैं। तो जब बीजांड से बीज बनता है तो बीजांड में क्या चेंजेस होते हैं, सबसे पहली चीज तो उसके जो अध्यावरण है वो किस में बदल जाते हैं, अध्यावरण जो है वो बीजावरण में या बीज चोल में बदल जाते हैं। अब इसके अलावा और क्या चेंज होते हैं जब बीज बनता है, तो अपन ने देख लिया कि अध्यावरण है वो तो किस में बदल गया, बीजावरण में, बीज चोल में बदल गया, जो कि जिसको अपन टेस्टा और टेगमेन कहते हैं। इसके अलावा जो बीजांड व्रंत है, फ्यूनिकुलस या बीजांड व्रंत जो था बीजांड का, अव्यूल का, वो क्या बना लेगा, अब बीज का व्रंत बना लेगा। बीजांड का जो व्रंत है वो परिवर्तित होकर के किसमें चेंज हो जाएगा, बीज के व्रंत में, यानी बीज के व्रंत के रूप में जो बीजांड का व्रंत है वो उसमें बना रहेगा। इसके अलावा जो बीजांड काय था, न्यूशिलस या बीजांड काय जो उत्तक था, वो अब क्या होगा, या तो अपहासित हो जाएगा, क्योंकि बीजांड काय उत्तक ही आगे चल के क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। क्योंकि बीजांड काय उत्तक की कोई कोशिका जो है वो भ्रूण फीमेल गेमेटोफाइट बनाती है, मादा युग्मकोद्भिद बनाती है, जिसमें से कि एक द्वितीय केंद्रक भी बनता है, और उसी से क्या बनता है, भ्रूण पोष बनता है। तो अपन डायरेक्टली यूं कह सकते हैं कि बीजांड काय जो होता है न्यूशिलस, उसी से क्या बनता है, भ्रूण पोष बनता है। अब जो भ्रूण पोष बनता है वो क्या होता है कि जनरली तो वो जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो उस दौरान पूरा काम में ले लिया जाता है, यानी भ्रूण क्या करता है, विकास की प्रक्रिया के दौरान उसको उपयोग में ले लेता है। लेकिन कुछ बीजों में जो भ्रूण पोष है वो एक पतली परत के रूप में बना रहता है, और उसको हम कहते हैं परिभ्रूण पोष। कुछ जो बीज होते हैं उनमें जो बीजांड काय उत्तक है वो या भ्रूण पोष जो है वो एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, और उस पतली परत को हम कहते हैं परिभ्रूण पोष या पेरिस्पर्म। परिभ्रूण पोष या पेरिस्पर्म किसे कहते हैं, जब बीजों में भ्रूण पोष या बीजांड काय एक पतली परत के रूप में उपस्थित होता है। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है, पेपेवर या जो काली मिर्च है, काली मिर्च में पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष जो है वो देखने को मिलता है, पेपेवर में, काली मिर्च में। उसके बाद में आती है जो नाभिका या जो हाइलम होती है। नाभिका या जो हाइलम है जो बीजांड में पाई जाती है, क्या काम होता है बीजांड में इसका, ये बीजांड व्रंत को बीजांड के मुख्य शरीर से जोड़ने का कार्य करती है। तो नाभिका जो है वो बीज में भी
एज इट इज पाई जाती है, यानी बीज में भी यह उपस्थित होती है। फिर आती है सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुखी कोशिकाएं, यानी सिनरेजिड सेल और एंटीपोडल सेल, जो कि कहाँ होती है, एम्ब्रियो सेक में, भ्रूण कोश में। जो 3 कोशिकाएं थी बीजांड द्वार की तरफ और 3 कोशिकाएं थी जो निभाग है या चेलेजा की तरफ। तो चेलेजा की तरफ वाली जो 3 कोशिकाएं थी एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं, वो क्या हो जाती है, अफासित हो जाती है। जबकि भ्रूण मैच्योर हो जाता है और बीज का निर्माण हो जाता है तो क्या हो जाती है, ये तो अपासित हो जाती है। और जो सहायक कोशिकाएं थी, यानी कि बीजांड द्वार की तरफ जो 3 कोशिकाएं थी, जिनमें से बीच वाली तो एक सेल थी, और एक सेल ने तो क्या बना लिया, निषेचन के थ्रू एम्ब्रियो में चेंज हो गई। और जो सहायक कोशिकाएं थी 2, वो क्या हो जाती है, वो भी अपहासित हो जाती है। यानी कि सहायक कोशिकाएं और एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी जो कोशिकाएं होती है क्या हो जाएगी, अपहासित हो जाती है। अंड कोशिका क्या बना लेती है, अंड कोशिका बीज में किस रूप में रहती है, क्योंकि जो बीज में जो भ्रूण बना है वो किससे बना है, मैलगेमिट और अंड कोशिका से, एक सेल से। तो एक सेल किसके रूप में उपस्थित है बीज में, भ्रूण के रूप में, यानी भ्रूण में है। द्वितीय केंद्रक या जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस भ्रूण पोष बना लेता है, जो कि बीज के पोषण में काम में आता है। यानी कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो पोषण किससे होता है, एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष से होता है। तो ये चेंजेस होते हैं जब बीजांड से बीज का परिवर्तन होता है। बीजांड से जब बीज विकसित होता है, डेवलप होता है, तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या होगा, अध्यावरण जो है बीजावरण में बदल जाएगा, बाह्य अध्यावरण जो है टेस्टा बनाएगा, यानी बायचोल, अंत अध्यावरण जो है टेगमेन या अंतचोल बनाएगा। बीजांड व्रंत जो है वो बीज का व्रंत बना लेगा। बीजांड काय जो है, बीजांड काय या तो अपासित हो जाएगा या फिर एक पतली परत के रूप में जो है कुछ बीजों में पाया जाएगा, जिसको हम परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं, जैसा कि काली मिर्च में होता है। नाभिका जो है वो नाभिका बनी रहेगी बीज में भी। और जो सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है बीजांड की, वो बीज में क्या हो जाती है, अपासित हो जाती है, बीज में नहीं पाई जाती। और अंड कोशिका है वो भ्रूण के रूप में होती है, यानी भ्रूण बना लेती है। और द्वितीय केंद्रक जो है वो भ्रूणपोष बना लेता है, जो कि भ्रूण के परिवर्धन में काम में आता है। तो ये सारे चेंजेस किसमें हो जाते हैं, जब ओव्यूल जो है सीड में चेंज होता है, तो ये सारी संरचनाएं इस तरह से परिवर्तित हो जाती है। और इस तरह से जो एक ओव्यूल है, एक जो बीजांड है, वो विकसित होकर के किसमें बदल जाता है, एक बीज में बदल जाता है। अब जो कुछ है कि बीज में जब बदल जाता है तो एक बीज जो होता है, प्रारूपिक जो एक सीड होता है, उस सीड की संरचना में हमें 3 भाग देखने को मिलते हैं। एक प्रारूपिक जो बीज है उसमें 3 भाग दिखाई देते हैं बीज में। और वो 3 भाग कौन से होते हैं, एक तो होता है बीज चोल यानी सीड कोट, दूसरा है कोटिलिडन या बीज पत्र, और तीसरा होता है भ्रूणीय अक्ष या एम्ब्रियोनल एक्सिस। यानी जब ओव्यूल पूरी तरह से किसमें चेंज हो गया, सीड में, बीज में परिवर्तित हो गया, तो उस बीज में हमें 3 भाग देखने को मिलते हैं। उसके 3 भाग अपन बांट सकते हैं, बीज चोल या सीड कोट, बीज पत्र और भ्रूणीय अक्ष। अब बीज चोल या सीड कोट जो अपने देखा था कि अध्यावरण से बनते हैं, 2 होते हैं, बाह्य बीज चोल और अंत बीज चोल, जिनको टेस्टा और टेगमेन कहते हैं। बीज पत्र जो होते हैं कोटिलिडन, बीज पत्र कुछ बीजों में एक होते हैं जिन्हें हम एक बीजपत्री कहते हैं, मोनोकोटिलिडन, और कुछ में क्या होते हैं, बीजपत्र 2 होते हैं जिनको अपन द्विबीजपत्री कहते हैं। और बीजपत्र वो संरचनाएं होती है जिनमें कि पोषक या संचित भोजन रहता है, जिससे कि जब तक बीज अंकुरित होता है तब तक जो है वो, या अंकुरण के समय जो है बीज को क्या करता है, ये पोषण देता है। जब न्यू प्लांट, न्यू सीडलिंग, नवोद्भिद जब विकसित होगा अंकुरण के समय, तो जब तक वो रूट सिस्टम डेवलप नहीं होगा और नीचे से वो न्यूट्रिशन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तब तक पोषण किससे मिलेगा, बीज पत्रों से। यानी बीज पत्रों में क्या होता है, संचित भोजन होता है। उसके अलावा भ्रूणीय एक्सिस, बीज में क्या पाई जाती है, भ्रूणीय अक्ष पाई जाती है, जो कि यानी बीज के मध्य भाग में, एक्सिस भाग में होती है। और इसके ऊपरी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, एपिकोटाइल, जिससे क्या बनता है, प्रांकु या प्ल्यूम्यूल बनता है। जबकि निचले भाग में क्या पाया जाता है, हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल से क्या बनता है, रेडिकल या मूल अंकुर बनता है। ये एक बीज है जिसमें ये 2 क्या है, इसके बीज पत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भ्रूणीय एक्सिस है, और इस भ्रूणीय एक्सिस में यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, ये इसके ऊपर की तरफ प्रांकुर और नीचे की तरफ मूलांकुर, जिससे कि ऊपर वाले से जो है प्ररोह तंत्र या सूट सिस्टम विकसित होगा, यानी तना, पत्तियां वगैरह बनेगी, और नीचे वाला जो है
मूला अंकुर या रेडिकल, जिससे कि रूट सिस्टम या जड़ तंत्र विकसित होगा। एक चने के बीज को देखा होगा कि जो चने का जो बीज होता है उसको अगर अपन कपड़े में या रुई में भिगो करके रख दे काफी टाइम तक, उसके बाद में हम देखते हैं कि वो बीज जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है फटके। और 2 भाग वो क्या है, वो दोनों उसके जो है 2 बीज पत्र है, उसके दोनों कोटिलीडन है। और जब हम उससे देखते हैं कि जब वो अंकुरित होता है भीगने के बाद, तो उसमें से 2 अंकुर 2 संरचनाएं विकसित होती है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की ओर। जो ऊपर की ओर होती है वो क्या कहलाती है, प्रांकुर, और जो नीचे की ओर विकसित होती है वो क्या कहलाएगी, मूलांकुर। अब जो बीज होते हैं, ये बीज 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक बीज यानी कि अभ्रूणपोषी बीज, और दूसरे होते हैं भ्रूणपोषी बीज, जिसके बारे में थोड़ी हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। अभ्रूणपोषी बीज कौन से होते हैं, वे बीज जिनमें कि भ्रूण के विकास के दौरान जो भ्रूणपोष है उसका संपूर्ण उपयोग कर लिया जाता है, और बीज के निर्माण के बाद, परिपक्व होने के बाद बीज में भ्रूणपोष शेष नहीं रहता। यानी जो भ्रूणपोष बनता है, जब दोहरा निषेचन होता है तो भ्रूणपोष भी बनता है, और भ्रूणपोष क्या करता है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देता है। पर कुछ बीजों में क्या होता है कि जब तक पूरा भ्रूण पूर्ण विकसित होता है, मेच्योर होता है और सीड बनता है, तब तक पूरा भ्रूणपोष यूज हो जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, शेष नहीं बचता बाद में। तो ऐसे बीजों को, यानी बीजों में भ्रूणपोष नहीं रहता बाद में बीज बनने के बाद, तो उन बीजों को हम कहते हैं भ्रूणपोषी बीज या नॉन एंडोस्पर्मिक बीज। और ज्यादातर जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। यानी ज्यादातर, अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप है वो कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी बीज वाले होते हैं। ज्यादातर जो द्विबीजपत्री बीज होंगे वो कैसे होंगे, अभ्रूणपोषी बीज होंगे, जैसे कि चना, मूंगफली, मटर वगैरह। इनमें फिर बाद में अंकुरण के समय पोषण कहाँ से मिलता है बीजों को, क्योंकि इनका जो संचित पदार्थ है वो कहाँ रहता है, संचित जो भोजन है वो बीज पत्रों में रहता है इनमें। दूसरे हैं एंडोस्पर्मिक बीज या भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज वो होंगे जिनमें कि जो भ्रूणपोष बनता है वो भ्रूणपोष भ्रूण के विकास के दौरान काम में आने के बाद भी, यानी बीज भ्रूण के विकसित हो जाने के बाद भी भ्रूणपोष जो है वो बीजों में बचा रहता है। जब भ्रूण के विकास के बाद भी जो भ्रूणपोष है, एंडोस्पर्म है, वो बीजों में बचा रहता है, तो ऐसे बीजों को हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और ज्यादातर जो एक बीजपत्री जो बीज होते हैं, मोनोकोटिलीडन जो बीज होते हैं, वो कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, उनमें भ्रूणपोष बचा रहता है। जैसे कि मक्का, गेहूं, बाजरा आदि जितने भी एक बीजपत्री जो बीज है वो कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी बीज होते हैं। तो ये थी 2 प्रकार के जो थे बीज थे, किसके आधार पर, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर। उसके बाद में हमने देख लिया बीजांड से बीज बनने के दौरान क्या चेंजेस होते हैं। कुछ जो विशेष चीजें की, कुछ बीजों में कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती है, जैसे एक है एरिल। तो एरिल क्या होगा, एरिल किसे कहेंगे, एरिल क्या होता है, जो कुछ बीजों में क्या होता है, जो बीजांड है उस पर एक मांसल संरचना पाई जाती है, और वो मांसल संरचना जो है वो कहलाती है एरिल। और ऐसा किसमें पाया जाता है, लीची में पाया जाता है। लीची में जो बीजांड पर जो मांसल संरचना बनती है वो खाने योग्य भाग बनाती है उसका। लीची का जो खाने योग्य भाग होता है ना, लीची में जो भाग खाया जाता है, खाने के काम में लिया जाता है, वो क्या कहलाता है, उसका एरिल होता है, एक मांसल संरचना, उसको हम क्या कहते हैं, एरिल। इसके अलावा एक जो स्ट्रक्चर बनती है वो है कैरेंकल। कुछ जो बीज होते हैं, जैसे कि यूफोर्बिएसी जो कुल है उसके पादपों के बीजों में जो बीजांड द्वार होता है उसके पास में एक सफेद संरचना बन जाती है, छोटी सी सफेद स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको कहते हैं कैरेंकल। बीजांड द्वार के पास पाई जाने वाली एक सफेद संरचना जो किस में बनती है, यूफोर्बिएसी के बीजों में या यूकैयम अरंडी में। कैस्टर या जो अरंडी होता है, अरंडी में ये पाई जाती है, और बीजांड द्वार के पास पाई जाने वाली वो सफेद जो संरचना है वो क्या कहलाती है, कैरेंकल कहलाती है। उसके बाद में आती है ओपर्कुलम, एक नया टर्म है ओपर्कुलम। ओपर्कुलम क्या होता है, जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादपों के बीजांड द्वार के पास एक प्लगनुमा संरचना पाई जाती है। एक बीजपत्री पादपों के बीजांड द्वार के पास में एक छोटी प्लगनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओपर्कुलम। किसमें पाई जाएगी, एक बीजपत्री में। तो 3 विशेष संरचनाएं थी। एरिल किसमें पाई जाती है, लीची में।
लीची के बीजांड में पाई जाने वाली जो मांसल संरचना है जो खाने योग्य होती है क्या कहलाती है? एरिल, कैरिंकल, यूफोर्बिएसी अरंडी में पाई जाती है। अरंडी के बीजांड द्वार के पास पाई जाने वाली सफेद रंग की जो संरचना है क्या कहलाती है? कैरंकल। ओपर्कुलम, एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादपों के बीजों के बीजांड द्वार के पास एक प्लगनुमा संरचना बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? ओपर्कुलम। इसके बाद में एक टर्म आती है प्रसुप्ति या डोरमेंसी। बीज या सीड की अपन बात करें तो सीड या बीज क्या होते हैं? कृषि का आधार होते हैं। यानी जो कृषि है वो किस पर डिपेंड करती है? बीजों पे डिपेंड करती है। हमने पौधे उगाए, पौधों से क्या प्राप्त किए? बीज। और उन बीजों को जब वापस से उगाया जाएगा तो उन्हीं से क्या बनेंगे? नए पौधे बनेंगे। यानी कृषि किस पर डिपेंड कर रही है? बीजों पर। तो जो बीज है वो क्या होते हैं? कृषि के आधार होते हैं। पर बीजों का भी एक इम्पोर्टेंट गुण होता है कि बीजों में प्रसुप्ति और डिहाइड्रेशन पाया जाता है। यानी डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन पाए जाते हैं। यानी बीज क्या करते हैं? एक जब विकसित हो जाते हैं तो विकसित होने के बाद में नमी खो देते हैं, नमी को त्याग देते हैं और डोरमेंसी इनमें रहती है। तो नमी को त्याग देने का क्या फायदा होता है कि इन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। नमी नहीं रहेगी तो ये जल्दी खराब नहीं होंगे, सड़ेंगे नहीं। तो ये क्या कर देते हैं? नमी को त्याग देते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। साथ ही इनमें डोरमेंसी पाई जाती है, प्रसुप्ति पाई जाती है। प्रसुप्ति किसे कहते हैं? वह समय जिस दौरान बीज अंकुरित नहीं होते। यानी कि जब तक अनुकूल परिस्थितियां नहीं आती बीजों के लिए तब तक वो बीज क्या नहीं होते? अंकुरित नहीं होते, जर्मिनेट नहीं होते। और इसी कारण डिहाइड्रेशन होने की वजह से और डोरमेंसी होने की वजह से हम बीजों को क्या कर सकते हैं? स्टोर करके, भंडारित करके रख सकते हैं। हम देखते हैं कि जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे कृषि करने के बाद में जितना भी अनाज होता है उसमें से अधिकांश जो है कुछ जो है वो सेल कर देते हैं व्यापार के लिए या जो है आर्थिक फायदे के लिए। बाकी कुछ जो होता है अपने खाने के लिए रखते हैं और कुछ बीज जो है वो अगली फसल को उगाने के लिए बचा के रखते हैं। तो वो भंडारित करके या बचा के जो अगली फसल के लिए बीज रखे जाते हैं वो इसी गुण की वजह से संभव हो पाता है। क्योंकि जब तक वापस जो फेवरेबल कंडीशंस नहीं आएगी या उन्हें अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेगी उन बीजों को तब तक वो अंकुरित नहीं होंगे। और इसी गुण को हम क्या कहते हैं? प्रसुप्ति। अनुकूल परिस्थितियां क्या होगी बीजों के लिए? जब उन्हें थोड़ी उष्मा और नमी मिलेगी। उष्मा और नमी से बीज क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं। यानी उन्हें हम पानी देंगे और उन्हें जमीन में रोपित कर देंगे, जमीन में डाल देंगे जहाँ जमीन की उष्मा से और उस पानी की नमी की वजह से वो क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। तो वो फेवरेबल कंडीशंस जब तक उन्हें नहीं मिलेगी तब तक वो अंकुरित नहीं होंगे। अनुकूल परिस्थितियों में ही अंकुरित होते हैं और ये कहलाता है प्रसुप्ति। और प्रसुप्ति की वजह से हम क्या कर पाते हैं? बीजों को स्टोर या भंडारित कर पाते हैं। इसके अलावा बीजों में एक गुण होता है बीजों की जीवन क्षमता। बीजों की जीवन क्षमता यानी बीज जो होते हैं एक निश्चित समयावधि तक सक्रिय बने रहते हैं। यानी उस समयावधि के दौरान एक वह निश्चित समयावधि जिस दौरान यदि बीजों को हम अंकुरित करें तो वो अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन उस समयावधि के बीत जाने के बाद वो बीज जो है अंकुरण की क्षमता खो देते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? हम बीजों की जो जीवन अवधि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे हमारे कृषि के लिए हो या फिर खाद्यान्न के रूप में हो या अपनी आवश्यकता की पूर्ति से संबंधित जो अन्य प्रोडक्ट बनते हैं उनके लिए हो, बीज जो होते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है एक जो अपन ने स्टार्ट किया था ये टॉपिक कि फ्लावर जो है किस तरह से फ्लावर की स्ट्रक्चर, उसके बाद में उसमें मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बनते हैं और दोनों में किस तरह से जो है मेल और फीमेल जो है गेमिट बनते हैं, युग्मक बनते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो कहाँ बनता है? ओव्यूल में। और किस तरह से जो है वो ओव्यूल क्या बन जाता है? बीज में डेवलप हो जाता है। अब बीज बन जाने के बाद भी एम्ब्रियो कहाँ है? उस बीज के अंदर स्थित है। और उस बीज को हम यदि फेवरेबल कंडीशंस में यानी अनुकूल परिस्थितियों में जमीन में अगर अपन उसको डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वापस अंकुरित जर्मिनेट हो जाएगा और क्या एक नवोद्भिद के रूप में, नए पादप के रूप में विकसित हो जाएगा। यानी कि वापस से नया पादप तैयार हो जाएगा। यानी क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया, जनन कंप्लीट हो गया। अब ये तो बन गया अपना बीज, लेकिन जो ओवेरी है, जो अंडाशय है,
अंडा से भी क्या बनाता है, अंडा से भी परिपक्व होकर के जब ओव्यूल जो है वो किस में बदल जाता है, ओव्यूल सीड में या बीज में बदल जाता है, उसी दौरान जो अंडा से या जो ओवेरी होती है वो भी परिपक्व होकर के मेच्योर होकर के किस में बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है, यानी फल में बदल जाता है। और फल के अंदर ही क्या होते हैं, बीज होते हैं। अब जो फल होते हैं ये फल भी दो प्रकार के होते हैं। फल हम किसे कहते हैं, फ्रूट या फल की डेफिनेशन क्या होती है अपनी, एक तो होता है किससे बना है ये फल, फल बना है ओवेरी से, तो फल की डेफिनेशन क्या होती है कि परिपक्व अंडा से, मेच्योर जो ओवेरी है वही क्या कहलाता है, फल कहलाता है। परिपक्व अंडा से ही क्या कहलाता है, फल कहलाता है। नहीं, अंडा से ही विकसित होकर के मेच्योर होकर के क्या बनाता है, फल बनाता है। अब जो फल है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं वास्तविक फल, रियल फ्रूट, और ट्रू फल, ट्रू फ्रूट भी कह सकते हो, वास्तविक फल, और दूसरे होते हैं आभासी या मिथ्या फल। वास्तविक फल कौन से होते हैं, जब फल का निर्माण ओवेरी से ही होता हो, यानी अंडा से ही जब फल में परिवर्तित होता हो, जैसे कि जनरली प्लांट्स में होता है। जनरली क्या होता है, ओवेरी ही विकसित होकर के फल बनाती है। तो यदि फल का निर्माण अंडा से ही होता है तो उसे हम कहते हैं वास्तविक फल। और यदि फल जो है अंडाशय के अलावा अतिरिक्त अन्य भाग से, क्योंकि अपन जानते हैं कि अंडाशय के अलावा जो पुष्प है उसके अन्य जो भाग है, चाहे दल है, पुष्पासन है, अन्य जो भी भाग है, तो फल के निर्माण में यदि अंडाशय के अलावा कोई अन्य पुष्प का भाग, पुष्पासन या दल वगैरह या अन्य भाग जो है वो भाग लेते हैं तो उसे हम कहते हैं आभासी फल। जैसे कि जनरली वास्तविक फल तो सब जानते हैं कि अंडाशय से बन करके, लेकिन आभासी फल कौन से होते हैं, जैसे सेब है, सेब क्या है, आभासी फल, क्योंकि सेब का जो निर्माण होता है वो अंडाशय से नहीं होकर के किससे होता है, पुष्पासन से होता है। पुष्पासन ही किसमें चेंज हो जाता है, थैलेमस या पुष्पासन जो है वो फल में चेंज हो जाता है। यानी सेब किससे, जो खाने योग्य भाग होता है सेब का वो कौन सा होता है, पुष्पासन होता है। और उसमें अपन देखते हैं कि सेब को काटने के बाद में अपन अंदर देखते हैं कि उसमें हमें एक छोटी सी गोल स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसके अंदर बीज होते हैं। तो वो गोल स्ट्रक्चर जो होती है थोड़ी सी हार्ड, जिसमें झिल्लीनुमा संरचना पाई जाती है, वो छोटी सी स्ट्रक्चर अपनी होती है उसका ओवेरी या अंडा से, और उसमें क्या होते हैं, बीज होते हैं। लेकिन जो खाने योग्य भाग है उसका वो क्या होता है, पुष्पासन। तो ऐसे फल क्या होते हैं, आभासी फल होते हैं। जबकि जो फल केवल अंडाशय से निर्मित होता है वो कहलाता है वास्तविक फल। तो ये था आज का अपना टॉपिक, और यहाँ तक अपन ने पढ़ा कि किस तरह से जो है वो बीज बनता है, फल बनता है। जनरली जो फल है वो निषेचन के बाद बनता है। फल कब बनता है, निषेचन की क्रिया के बाद बनता है। निषेचन के बाद ही जो है भ्रूण बनेगा, बीज बनेगा। और भ्रूण और बीज की जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है उन्हीं से प्रेरित होकर के, उस रासायनिक अनुक्रिया से प्रेरित होकर के जो है अंडा से पक करके फल में बदल जाता है। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी ओवेरी जो है बिना निषेचन के ही फल में चेंज हो जाती है, और ऐसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं उन्हें कहा जाता है अनिषेक फल, और ऐसी क्रिया कहलाती है अनिषेक फलन। यानी जब फल का निर्माण बिना निषेचन के हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। और ऐसा किसमें होता है, केला, अंगूर, पपीता आदि में होता है। आजकल जो है हार्मोन्स के द्वारा, कुछ हार्मोन्स का छिड़काव करके भी इस क्रिया को प्रेरित किया जाता है। यानी कि जो है अंडाशय पर या फ्लावर्स वाले जो भाग होते हैं उन पर कुछ विशेष हार्मोनों का जब छिड़काव कर दिया जाता है तो इन हार्मोनों के छिड़काव से, जैसे कि ऑक्सिन या जिब्रेलिन का छिड़काव करने से वो पक करके जो अंडाशय है वो किसमें चेंज हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है, यानी फल का निर्माण हो जाता है। इसको कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। और अनिषेक फलन के द्वारा बनने वाले जो फल होते हैं उनमें बीज नहीं पाए जाते, यानी वो बीज रहित होते हैं, क्योंकि उनमें निषेचन की क्रिया नहीं हुई, बिना निषेचन के ही वो फल बने, तो उनमें एम्ब्रियो या बीज नहीं होते। तो ये था अपना आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि बीज और फल कैसे बनते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।